तो दोस्तों 17,500 के पार निफ्टी कैसा लग रहा है। कई लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा करे क्या। कब से राह देख रहे हैं कब नीचे आएगा तो हम लोग एंट्री करें, कब नीचे आएगा तो एंट्री करें। और वो नीचे आ नहीं रहा है, फिर और ऊपर फिर और ऊपर, धूम धड़ाका चल रहा है। और दिवाली है, और ऐसे में अब क्या करना है, चलो देखते हैं। मैं राकेश रेजा एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए बाजार पे राय का एक और नया एपिसोड लेकर। बाजार पे राय में हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोबल मार्केट की, ग्लोबल इवेंट्स की, डॉलर क्रूड यहाँ क्या हो रहा है, उसका असर इंडियन मार्केट पे क्या हो रहा है। उन शेयर्स की भी चर्चा करते हैं जो हमने पिछले बार देखे थे कि हम जिसमें ट्रेड कर कर सकते हैं। और फिर आखिरी में मैं उन शेयर्स के बारे में चर्चा करूंगा जिसमें आप अगली बार अगले हफ्ते में ट्रेड करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो चलो चलते हैं मार्केट की ओर, देखते हैं क्या हो रहा है। लेकिन इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़े, फिर एक वही रिक्वेस्ट, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो और एक और चीज, डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एडवाइजर नहीं हूं। अब जो भी मैं यहाँ कहता हूँ मेरा अपना समझ है, मेरी अपनी एजुकेशन के बेस पे मैं कहता हूँ, और ये एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें से जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ उसको यूज करने से पहले, उस पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको अपने एडवाइजर से सलाह लेना है और उसके बाद में ही काम करना है। आपको होने वाला फायदा आपका, आपका होने वाला नुकसान भी आपका, इसके लिए मैं कतई जिम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन मेरी जो कोशिश है वो ईमानदार कोशिश है कि मैं आपको गाइडेंस दूँ। बाकी ये सारा आपकी अपनी जिम्मेदारी पे है। तो चलो चलते हैं कि क्या हुआ पिछले वीक में। हमने देखा कि जो डाउ में भी फ्राइडे के दिन बहुत बड़ी गिरावट भी आई। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करें पिछले वीक के हिसाब से तो वहां कोई गिरावट नहीं थी। जहां पिछले वीक पिछले फ्राइडे बंद हुआ था, इस बार भी करीब करीब उसी फ्राइडे बंद हुआ। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि वहां मार्केट साइडवेज रहा पूरे वीक में, कुछ ऊपर कुछ नीचे करते वहीं आके बंद हो गया। नैस्डैक में थोड़ी कमजोरी थी, यूरोप मार्केट में कमजोरी है, जापान अपने ऑलमोस्ट हाई पे चल रहा है, लेकिन चाइना और हांगकांग में गिरावट थी। तो अगर हम लोग सारे मार्केट देखें तो मिला जुला असर है सब जगह। और इस मिले जुले असर की एक बड़ी वजह है जो मैं करीब करीब पिछले कई हफ्तों से कह रहा हूँ कि लोगों में थोड़ा भ्रम है, संभ्रम है। हर जगह एक संभ्रम है कि क्या हो रहा है। कुछ डेटा ऐसे हैं कि बहुत अच्छी इकोनॉमी की तरफ हमें इंगित कर रहे हैं, और कुछ डेटा ऐसा है जो डरा भी रहे। महंगाई एक ऐसा ही चीज है जो दुनिया भर में एक्चुअली डरा रही है, काबू में नहीं आ रही है। चाहे आप यूरोप में कहो, चाहे अमेरिका में कहो, चाइना में कहो, वहाँ महंगाई अपने चरम पर है। और जो लग रहा था कि ये थोड़ा काबू में आ जाएगी वो आ नहीं रही है। तो ये एक बड़ी मुश्किल वाली बात है। दूसरी जो सबसे परेशान करने वाली बात हो रही है, महंगाई बढ़ क्यों रही है। महंगाई में बढ़ने की वजह यह है कि डिमांड बहुत है लेकिन डिमांड के अनुरूप सप्लाई नहीं हो रहा है। सप्लाई हो नहीं रहा है, इसकी एक बड़ी वजह है कि जो कोरोना है, पैंडेमिक के वजह से जो शिप मूवमेंट होती है वो अटकी हुई है। और शिप मूवमेंट अटकी होने की वजह से ग्लोबल लेवल पर सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब है। तो इस वजह से चीजें टाइम पर नहीं पहुंच रही हैं, और इस वजह से महंगाई बढ़ी है। ये तो सही बात है, लेकिन ये कब तक चलेगा ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये जल्दी खत्म हो जाएगा या ऐसे ही चलते रहेगा, इस पे अभी तुरंत कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए अब इसको काबू में कैसा किया जाए, महंगाई को काबू में कैसा किया जाए, इस पे चर्चा होने लगी है। तो इसमें से एक जो जो चर्चा है कि क्या यूएस में अपना स्टिमुलस वापस लिया जाएगा, और उसको हिसाब से मार्केट में थोड़ी सी लिक्विडिटी कम होगी उस वजह से, और महंगाई काबू में आ सकती है। तो दूसरी तरफ चाइना में जो प्रॉब्लम है वो वहाँ का
अगर हम लोग देखेंगे तो पैंडेमिक वहाँ मतलब जो कोरोना है वो वहाँ डेल्टा वर्जन है, काफ़ी धमाल मचाए हुए है और इस वजह से वहाँ मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी कमी आई है। तो वहाँ एक थोड़ा सा रिसेशन जैसा मतलब तत्कालिक एक मंदी जैसी है और मैन्युफैक्चरिंग में कमी आई है। जापान में लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है। एशियन कंट्रीज जो हैं ताइवान अपना फिलीपाइंस है या उस वियतनाम जो म्यांमार, यहाँ एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि जो आर्थिक गतिविधियां वो थोड़ी कम हुई है कोरोना की वजह से। तो एक सब जगह एक मिला जुला असर है। इंडिया में इसका क्या असर होगा? इंडिया में देखिए सबसे पहले इसका असर ये होगा कि अगर अमेरिका में लिक्विडिटी क्रंच होगा तो उसका सीधा असर हमारे यहाँ भी होगा। लेकिन कुछ अगर हम लोग ऐसे भी देख रहे हैं कि हमारा जो मार्केट है अब एफआईएस पे उतना डिपेंडेंट नहीं रह गया। हमारे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन भी काफ़ी बढ़ गया है और इसलिए कई बार एफआईएस का जो असर है वो हमारे यहाँ नहीं दिखता है और हम लोग अपना मार्केट खुद दौड़ाने के सक्षम हैं। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। और सरकार ने नए नए अनाउंसमेंट लाए हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए, ऑटो के लिए, टेलीकॉम के लिए और इससे एक नया जोश मार्केट में है। तो अभी फ़िलहाल मैं अभी भी बुलिश हूँ और 18, साढ़े 18, 19 ये लेवल्स हमको आते हुए दिखेंगे और हमें अभी मार्केट में तेज़ी में बने रहना है। तो सेक्टर्स मैंने कहा कि ऑटो सेक्टर्स है, टेक्सटाइल है और टेलीकॉम है, ये सेक्टर्स अच्छा करेंगे। कंज्यूमर जो एफएमसीजी है क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो एफएमसीजी में भी अच्छी डिमांड रहेगी। तो ये सारे सेक्टर अच्छा कर सकते हैं और उन कंपनियों पे भी आप लोग ध्यान दे सकते हैं जो एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई हैं क्योंकि बाहर डिमांड बहुत है और इंडिया से जो मार्केट मतलब जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है उनके पास में ढेरों ऑर्डर्स हैं। तो ये वो सेक्टर है जिन पे आपको ध्यान रखना है। बैंकिंग सेक्टर में पीएसयू बैंक भी अच्छा कर रहा है तो आपको पीएसयू बैंक प्राइवेट बैंक के साथ साथ पीओसी बैंक में भी आपको ध्यान देना है। तो ये रहा मतलब बेसिकली जो सेक्टर वाइज आउटलुक, मार्केट का आउटलुक इंडिया में। और चलो चल के देखते हैं कि चार्ट क्या बता रहे हैं और चार्ट पे से हम लोग प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि डॉलर और बैंक निफ्टी निफ्टी और क्रूड वगैरह में क्या मतलब आगे का रास्ता हो सकता है, वो कहाँ जा सकता है, आपको वहाँ करना क्या है। तो चलते हैं चार्ट की ओर। तो दोस्तों देखते हैं कि चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है। और सबसे पहले नैस्डैक को अगर हम लोग देखेंगे तो नैस्डैक पिछले 2 वीक से पूरी तरह से नीचे आ रहा है और एक यहाँ एक सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट ले सकता है। देखते हैं कि अगले वीक में कैसा होता है और इसकी क्या वजह है, ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं। डाउ जोन्स कंपेयर करेंगे पिछले वीक से तो वहाँ कोई खास ये गिरावट नहीं है और जो अ, पिछले वीक का क्लोज था ऑलमोस्ट उसी के आसपास इस बार वापस क्लोज हुआ। मतलब वीकली लेवल पे अगर देखेंगे तो साइडवेज मूवमेंट रही है। यूके में थोड़ी गिरावट हमने देखी है। उसके बाद में डैक्स में भी काफ़ी गिरावट आई है। अगर आखिरी दिन को हम लोग देखें तो खास करके यहाँ हम लोग ने काफ़ी एक बड़ा वोलाटाइल मार्केट को हम लोग ने देखा हुआ है। अच्छी खबर अगर है कहीं तो वो है जापान में। जापान में मूड अभी भी अच्छा बना हुआ है। हैंग सेंग नीचे की ओर है और इसकी वजह इनकी अपनी है, चाइना से रिलेटेड है और चाइना में काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसके वजह से मार्केट वहाँ खुश नहीं है। और सबसे आखिरी में चाइनीज़ का हांगकांग का मार्केट। तो सॉरी चाइना शंघाई में भी हम लोग ने देखा पिछले वीक में काफ़ी एक बड़ी गिरावट वापस से हमको यहाँ देखने को मिली है। करीब करीब 3-4% की मूवमेंट हमको यहाँ दिख रही है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट पूरे वीक में पूरे ग्लोबल मार्केट्स काफ़ी वोलाटाइल रहे हैं। काफ़ी अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी
कई चीज़ों को लेके, खास करके महंगाई को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर सब जगह इशू है। दूसरा बड़ा इशू है ट्रांस सप्लाई चेन का। तो ये जो सप्लाई चेन का इशू है वो अभी उसमें कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। इन्फ्लेशन काफ़ी समय से ऐसा लग रहा था कि ये टेम्परेरी है, लेकिन अभी तक उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। तो ये दोनों वजह हैं जो ऐसे लग रहे हैं कि इनके वजह से जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, मार्केट उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यूएसडी आईएनआर, यहाँ क्या करना है अभी? यूएसडी आईएनआर का अगर हम लोग पिछले वीक में मैंने कहा था कि इसके ऊपर हमको बाय रहना है, और एग्जैक्टली प्राइस वहीं से रिएक्ट कर रही है। प्राइस अभी ऊपर है, पर ये बेसिकली देखें तो कोई खास मूवमेंट पूरे वीक में रहा नहीं। एक छोटा सा मूवमेंट ही पूरे वीक में रहा, साइडवेज ही रहा मार्केट। इस वीक में हमको क्या करना है? इस वीक के जो लेवल्स है मैं इसको चेंज करूंगा अभी। हम लोग अब ये जो लेवल है इनको फॉलो करेंगे। तो इसको जब हम लोग फॉलो करेंगे तो ये हमारा नो ट्रेड जोन रहेगा, और ये हमारा ऊपर की लेवल। तो हम लोग अब बाय करेंगे 73 72 के ऊपर। टारगेट होगा 74 60 का। इतना टारगेट आ जाएगा, ये इमीडिएट बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हमारा टारगेट, ये हमारा लेवल होगा। सेल हम लोग करेंगे इसके नीचे, जो कि 37 का जो लेवल है, और टारगेट जो हमारे होंगे, टारगेट हमारा होगा 72 95 का। तो मुझे जो मूवमेंट है वो इसी बीच में ही आते दिख रही है। ऊपर वाली मूवमेंट भी मैंने काफ़ी बड़ी दी है, वो आने के चांसेस कम हैं। ओके, तो अभी फ़िलहाल हम लोग जो लेवल्स हैं इनको हम लोग इस टाइप से थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ भी एक अगर इन बिटवीन जो लेवल है मुझे 74 के ऊपर जाते हुए नहीं दिख रही है, तो 74 एक राउंड फिगर रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। तो हम लोग इसको यहाँ एक लेवल मानते हैं। इनफैक्ट हम लोग पहला टारगेट 74 का होगा, और यहाँ क्या रिएक्शन मिलता है उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। तो हम लोग को एक्चुअली 74 पे सेल करना है। 74 पे हम लोग वापस सेल करेंगे 73 के लेवल के लिए। तो जो रेंज होगा जनरली इसी रेंज में मार्केट, फर्स्ट जो छोटी रेंज में दिख रही है उसी रेंज में मार्केट यूएसडी आईएनआर का घूमता हुआ दिखाएगा। क्रूड है, क्रूड में अच्छी खासी तेजी बनी है। इसकी वजह है क्योंकि अमेरिका का जो तेल का भंडार है उसमें काफ़ी कमी आई है, और इसी वजह से तेल में हमको बढ़त आती हुई दिख रही है। तो अभी जो लेवल्स हैं इसको हम लोग थोड़ा वापस चेंज करेंगे। अब इसके अब हम लोग एक लेवल ऊपर चले गए हैं, और हमारा जो लेवल रहेगा अब 5373, इसके ऊपर हमको बाय में ही रहना है। ओके, और टारगेट होगा हमारा टारगेट होगा ये वाला। ओके दोस्त, टारगेट होगा 55 इस वीक के लिए, 5527। ऊपर का लेवल इतने जल्दी नहीं आएगा, आने वाला होगा तो हम लोग उसको अगले वीक में फिर से जाके देखेंगे। और नीचे वाला टारगेट जो होगा वो, अगर प्राइस मूव होती है तो नीचे वाला टारगेट हमारा होगा 4965 का। तो देखते हैं ऊट किस करवट बैठता है इस वीक। क्रूड में गोल्ड, देखिए मेरा एक गोल्ड में जो मैंने लेवल दी थी वो लेवल, नीचे वाली लेवल आते हुए दिखी हमको परफेक्टली, और उसी के आसपास हम लोग बंद हुए हैं। और अब जो है, अब हमारी लेवल है, हमको थोड़ा इसको नीचे कर लेना चाहिए। तो अब हम लोग इसके नीचे, ये हमारा नीचे की लेवल बन जाएगी। तो सेल जो होगा हमारा इसके नीचे होगा, तो इसके नीचे सेल होगा, और टारगेट मोस्टली यही होगा। इससे ज़्यादा का टारगेट मुझे आते हुए नहीं दिखता है। फिर भी एक बार चेक करते हैं चार्ट पे क्या हो सकता है। तो चार्ट पे यस, यही एक ट्रेड मुझे दिख रहा है, और दूसरा जो टारगेट होगा मेरा ये होगा। तो ऊपर की साइड के टारगेट सेम रहेंगे।
ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, सॉरी। अब हम लोग नीचे हैं तो ऊपर के टारगेट भी हमारे चेंज होंगे, अगर बढ़ता है तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रखेंगे। ओके, तो सिंपल चीज़ है। अब हम लोग क्या करेंगे, 45,986 के नीचे, 846 के नीचे शॉर्ट करेंगे। टारगेट होगा हमारा 45,351 और 44,828। ये दो टारगेट के लिए हम लोग सेल करेंगे। बाय करेंगे इसके ऊपर, इसके ऊपर, ये इसके ऊपर बाय करेंगे। तो बाय का लेवल होगा हमारा 46,250 और टारगेट होगा हमारा, इसको मैं निकाल देता हूँ, तो टारगेट होगा हमारा 47,140। तो ये दो टारगेट के लिए हमको ट्रेड करना है। यहाँ से ये है, और नीचे अगर गिरता है तो एक लेवल और आप देख लीजिए, तो इनको हमको इस नीचे साइड में ये दो लेवल से, ऊपर साइड में लेवल हमारा एक ही है। तो एक लेवल मुझे आता दिखता है, देखते हैं यहाँ अगर हो सकता है थोड़ा मोटा 47,600 का भी एक लेवल आ सकता है। पर यही जो रेंज है, इसी रेंज में अगले वीक में हमको गोल्ड खेलते हुए दिखाई देगा। सिल्वर में भी अच्छी खासी एक गिरावट आई है, और अगर हम लोग देखेंगे कि जो लेवल्स मैंने दिए थे उससे भी ज़्यादा बड़ी गिरावट इस बार हमको देखने को मिली है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेटली अब हम लोग क्योंकि एक लेवल नीचे पहुंच गए हैं, तो इसमें हम लोग अब यहाँ शॉर्टिंग का मेरा इरादा तो नहीं है फिलहाल। इसके नीचे मुझे लगता नहीं कि यहाँ शॉर्ट की कोई जगह बची है, फिर भी देखते हैं क्या होता है। तो ये जो लेवल है इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये हमारा नीचे का एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसके नीचे हम लोग निकलते हैं तो अब हम लोग के लेवल्स चेंज हो जाएंगे। अब ऊपर के लेवल्स मैं निकाल रहा हूँ पूरा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो और ये वाला भी निकाल देंगे। तो अगले वीक के लिए अब हमारे पास में लेवल जो है वो इसके नीचे शॉर्ट करेंगे, जो कल की लेवल है, और यहाँ से हम लोग एक्चुअली बाय करेंगे। तो बाय के लिए टारगेट होगा हमारा, एंट्री होगी 61,200। ओके, और एंट्री होगी 61,200, टारगेट होगा 64,000। ओके, तो 64,000 का टारगेट होगा, और 62,000 का 61,200 की एंट्री होगी, और 61,200 की एंट्री और 64 का टारगेट। नीचे की ओर हमारा हम लोग शॉर्ट करेंगे 59,900 के नीचे, और हमारा टारगेट फिर होगा, हमारा 57,889। ये टारगेट लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो चांदी में भी एक ये जो रेंज है आप इसको प्ले कर सकते हैं। निफ्टी निफ्टी ने तो बढ़िया एक मुंह दी है, फर्स्ट क्लास। जो आप अगर देखेंगे तो मैंने जो लेवल दी थी लास्ट वीक में, फैंटास्टिकली सब लेवल्स उसमें आती हुई हमको दिखी हैं, और एग्जैक्टली वहीं से ये वापस भी आया है। देखिए, ये मेरी एंट्री थी, और ये फर्स्ट टारगेट था, ये सेकंड टारगेट, और यहाँ से टच करके ये वापस आया। अब ये फर्स्ट टारगेट के पास में वापस आ गया है। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ कैसे ये रिएक्ट करता है। क्या यहाँ से ये रिवर्स लेता है या और नीचे जाता है। जो फ्यूचर्स दिखा रहे हैं निफ्टी के, तो वो तो नीचे आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन क्या इतने नीचे आएंगे। तो ये मेरा एक लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है तो हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे। तो अब हमारा लेवल जो है यहाँ से ऊपर की लेवल ऊपर की तरफ बढ़ गया है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि मैं बुलिश हूँ, और मुझे मार्केट ऊपर जाते हुए ही दिख रहा है। तो इस बार बढ़िया मार्केट ऊपर की ओर गया,
सारे लेवल्स अचीव हुए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर हमारा बाय आएगा, और तो बाय आएगा 17,600 के ऊपर, 17,600 के ऊपर बाय। ओके, एंड देन टारगेट हमारा होगा, टारगेट ये होगा हमारा, कितना होगा, 18,000, नहीं इतने जल्दी 18,000 नहीं आने वाला है। आप ये जो है फिलहाल 17,700 या 17,750 जो हमारा हाई था, वो फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट के लिए मैं वापस आपको एक ये जो है 17,800 का एक और लेवल बता रहा हूँ, जो हमारा सेकंड लेवल होगा। ओके, नीचे की ओर अगर मार्केट जो ग्लोबल क्यूज है उसको पकड़ के मार्केट नीचे आता है, तो हमारे लिए ये लेवल होगा जहां हमको हमारा सपोर्ट देखना है। तो ये हमारे लिए सपोर्ट नीचे की ओर टारगेट है। 17,500 के नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे, 17,360 का हमारा सपोर्ट, ये हमारा टारगेट होगा। तो 17,600 के ऊपर बाय, और 17,500 के नीचे, 550 के नीचे सेल। ये से 50 पॉइंट का नो ट्रेड जोन है इसमें। ऊपर का टारगेट होगा 17,750 और 800 का, ये दो टारगेट। नीचे का एक टारगेट 17,360। ठीक है, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ने भी बढ़िया, देखिए बैंक निफ्टी अभी भी कोई कमजोरी नहीं दिखा रहा है, बहुत दिन तक कमजोर रहा, और अब ये इसने अपनी कमजोरी को खत्म कर दिया है। बैंक बहुत बढ़िया चल रहा है, सरकार ने नए नए घोषणा की है बैंकिंग सेक्टर के लिए, और उसका एडवांटेज भी यहाँ हमको आते हुए दिख रहा है। अब क्या करेंगे, ये हमारे लिए सिंपल है, इसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे। तो 37,800 के ऊपर अगर हम लोग रहेंगे, कुछ देर अगर हम लोग टिक जाते हैं, तो हम लोग इसके ऊपर बाय करते हैं। 900, 800 तो ऑलरेडी, 890 तो अभी ऑलरेडी है। तो 37,900 के ऊपर हम लोग एक 15-20 मिनट टिक जाते हैं, तो हम लोग बाय करेंगे। फिर टारगेट जो होगा हमारा, अब टारगेट होगा हमारा 38,400, 38,400 का टारगेट होगा। और दूसरा टारगेट होगा 38,000। अगर इसको मैं थोड़ा सा देख लूं तो, एक मिनट, डेली चार्ट पे जाके देखते हैं जरा, और फिर यहाँ से लेवल निकाल के मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो है, यहाँ हम लोग आ चुके हैं, इसको फिबोनाची एक्सटेंशन लगा के देख लेते हैं जरा, कहाँ हमारे लेवल्स आ रहे हैं। तो ये और ओके, तो देखिए फर्स्ट टारगेट हमारा राइट एग्जैक्टली यहाँ आया, और सेकंड टारगेट जो आ रहा है हमारा 39,800 के पास में। तो यहाँ से एक लंबी छलांग लगा सकता है बैंक निफ्टी, और आपको मौका मिलता है तो आपको यहाँ ऊपर की ओर बने रहना है। ठीक है, अगर नीचे आता है, तो नीचे आता है तो क्या करते हैं हम लोग, ये डेफिनेटली इतने जल्दी नहीं आएगा, टारगेट हमारे हैं, लेकिन इस वीक के लिए नहीं है। इस वीक के लिए 1400 है, और आप चाहो तो इसमें एक इस वीक के 1400, 14,000, सॉरी 38,600, 38,600 का भी एक लेवल आप लगा के चल सकते हो। ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन ठीक है, तो एक लेवल हम लोग इसको भी लगा लेते हैं। और नीचे की ओर हम लोग अब, ये हमारा ये है, और नीचे की ओर अब यहाँ हम लोग इसके नीचे शॉर्ट करेंगे। हमको पता है कि मार्केट
कुछ भी कह सकता है, और ये शॉर्ट करेंगे और हमारा टारगेट हमारा इसमें मैक्सिमम ये हो सकता है, ना कि ये कहीं भी। ओके, तो टारगेट कितना होगा हमारा, ये 36,700, 36,600। ओके, तो ये टारगेट के लिए हम लोग नीचे की ओर शॉर्ट करेंगे, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। जो ट्रेंड लाइन है वो ट्रेंड लाइन और साथ में ये, तो यहाँ हमारा ये होगा। इससे ज़्यादा का अगर और नीचे आता है तो ये सेकंड सपोर्ट ये होगा, तो ये बीच का मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 37 का जो करंट रेट है 37,900 के ऊपर हम लोग बाय में रहेंगे 38,400 और 38,600 के टारगेट के लिए। नीचे की ओर हम लोग 37,400 के नीचे शॉर्ट करेंगे और 36,650 और 36,350 ये दो टारगेट के लिए। ओके, इन टारगेट को फिलहाल मैं हटा देता हूँ, ये हमारे अब काम के फिलहाल नहीं रहे, तो इसको हटा दिया। ठीक है, अब ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी। अब ये देख लेते हैं कि जो ट्रेड मैंने पिछले समय में दिए थे उसमें क्या हुआ। ये कोल इंडिया, देखिए कोल इंडिया को दिया है मैंने 146 से, और ऊपर ये गया 163। यहाँ से मार्केट जो फ्राइडे में मार्केट में बड़ी गिरावट आई, उसके साथ में नीचे आया है, लेकिन इसके ऊपर ही जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये कोल इंडिया, IFB इंडिया को भी हम लोग देखेंगे, तो ये मेरा एंट्री था 1061, और अब हम लोग ने पहला टारगेट पार कर लिया है, और अब हम लोग पहले टारगेट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी अपने ये बाइंग प्राइस 275 से लेके अभी 7 रुपये 8 रुपये तक का उसने ऊपर का हाई, इनफैक्ट 10 रुपये का हाई अभी तक ये बना चुका है। वापस थोड़ा ट्रेलिंग हुआ था, लेकिन क्योंकि इसमें अच्छी खासी बाइंग की संभावना बनी है, तो हम लोग पहले, एक्चुअली मेरा पहला टारगेट फिलहाल ये रहेगा, और फिर उसके बाद में दूसरा टारगेट, तो हम लोग इसमें बने रहेंगे। फिर देखेंगे ग्रीनवेल नॉर्टन, ये हमारी एंट्री थी 1370 पे, उसने हाई बनाया है 1510, लेकिन अभी वहाँ से थोड़ा रिट्रेस हुआ है, और ये इस वीक में हमको और एक अच्छी मूव आते हुए दिख सकती है। पैसा लो ने बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया है, ये 2 वीक में 703 से लेके अब हम लोग ने 801, और हाई अगर देखेंगे तो 820, मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 100 रुपीज़ का इसमें चाल आ चुका है। तो ये 15% की हमारी इसमें अभी तक मूवमेंट आ चुकी है। फिर ये है कोलते पाटिल जो लास्ट वीक दिया था, तो यहाँ 286 की, सॉरी, जो मैंने कहा था कि ये कहीं भी आपको मिलता है इस बीच में तो हमको लेना है, और ये हमारा टारगेट नहीं है, टारगेट हमारा 355 है, और स्टॉप लॉस हमारा ये है। तो अभी तक हम लोग ये समझो एंट्री के आसपास ही है, जहाँ भी जिसने भी लिया, मैंने तो कहा था जितना आपको पास में मिलेगा वहाँ आपको कहीं भी ले लेना है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो वो हिसाब से हम लोग अभी भी प्रॉफिट में खड़े हैं। फिर BSE ये नहीं चला है अभी तक, इनफैक्ट हमारे बाइंग प्राइस से अभी ये नीचे है। CDSL ने भी एक अच्छी खासी मूवमेंट दी, लेकिन ये वापस रिट्रेस हो गया मार्केट के साथ में। GNXL, इसके साथ में भी यही हाल है, इसने बाइंग प्राइस से ऑलमोस्ट अपने हमको करीब करीब 791, 50 और 858 का, मतलब अगर हम लोग बोलेंगे तो 60-70 रुपीज़ की, 70 रुपीज़ के आसपास की इसमें हमको मूवमेंट मिली है, जो कि हम लोग ये कह सकते हैं कि 9% के आसपास का मूवमेंट हमको मिला, लेकिन ये बाद में रिट्रेस हुआ। फिर न्यूलैंड में, एक्चुअली न्यूलैंड चला ही नहीं बिल्कुल, और ये नीचे ही आ गया है। अल्काइल अमीन ये भी बेसिकली बाइंग प्राइस से नीचे चल रहा है, और एस्टेक ये ऊपर गया और फिर अपने बाइंग प्राइस पे आ गया। इसमें बने रहना है, कोई बात नहीं, ये अच्छा मूवमेंट वापस देगा, जैसी मार्केट में थोड़ी सी खरीदारी आनी चालू होगी ये अपना ऊपर की ओर चलना चालू करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारे लिए क्या ऑप्शंस हैं।
तो क्या वो कौन से स्टॉक्स है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जहाँ आप ट्रेड करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इसमें है सबसे पहले एमबी इंडस्ट्रीज। और ये अगर इसको देखेंगे तो एक इसने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया हुआ है, और अपर ये ट्रेंड जो है अब ट्रेंड को कंटिन्यू किया है। लॉन्ग जो मेजर अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू है, एक रिट्रेसमेंट के बाद में ये ऊपर चलने के लिए चालू है। तो अभी हमको यहाँ करना क्या है, 109 के ऊपर बाय करेंगे, 116, 125, 140, 109 के ऊपर बाय करेंगे, 116, 125, 140 के लिए स्टॉप लॉस होगा 103 का। HSCL, ये हिमाद्री स्पेशलिटी, बढ़िया कंपनी है, चल नहीं रही है, कुछ दिनों से नीचे आई है, काफ़ी ऊपर से काफ़ी नीचे आई है, लेकिन आपको मालूम है स्पेशलिटी केमिकल्स में अभी बहुत अच्छी डिमांड है। और ये रिट्रेसमेंट जो हुई है, यहाँ से रिट्रेसमेंट के बाद में वापस से स्टॉक ने ऊपर चलना चालू किया है। तो हम लोग इसमें 50 के ऊपर बाय करेंगे, 55, 62, 65, 73, ये 4 टारगेट के लिए। और हमारा स्टॉप लॉस होगा केवल 3 रुपये का, 47 रुपीज़ का। वेंकीज में भी एक गिरावट के बाद में फिर ऊपर चलना शुरू हुआ है, तो 3060 ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, इसके ऊपर ही बाय करना है। 3382, 3626, 3939, 4721, ये 4 बड़े टारगेट्स के लिए हम लोग इसमें ट्रेड करने वाले हैं। और ये 4721 के ऊपर निकलेगा तो और भी आपको एक बड़ी मूवमेंट आते हुए दिखेगी। और इसका जो स्टॉप लॉस जो है वो 2849 का हमको रखना है। तो ये है आपके लिए वेंकीज। IFCI, देखिए ये सारे ट्रेड में जो लेकर आया हूँ, गिरने के बाद में एक अच्छी मूवमेंट ऊपर साइड में आती हुई दिख रही है, वहाँ हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ भी मुझे एक अच्छी ट्रेड आती हुई दिख रही है। तो हम लोग 1275 के ऊपर बाय करेंगे, 1475, 1640, 1645, 21 और 35, ये हमारे लिए टारगेट्स होंगे। स्टॉप लॉस होगा 1150 का। दोस्तों इस बार मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दबाजी ना करें ट्रेड लेने में, थोड़ा सा रुक जाइए और मार्केट को सेटल होने दीजिए 15-20 मिनट, और उसके बाद में जो लेवल्स दिए हैं उनके ऊपर ही आप बाय कीजिए। आप अचानक से मत घुसिए, क्योंकि मार्केट थोड़ा वोलाटाइल है और इसमें आप फंस सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है वेल्सपन एंटरप्राइज। और यहाँ भी मुझे एक वापस एक मूवमेंट आते हुए दिख रही है, और वॉल्यूम का ब्रेकआउट है, और ये एक कंसोलिडेशन पूरा होते हुए दिख रहा है, और यहाँ से ये बढ़ने के चांस है। तो हम लोग यहाँ अचानक अभी तुरंत नहीं घुसेंगे, हम लोग एंट्री करेंगे 103 के ऊपर। अभी प्राइस 101.8 है, 103.25, इसके ऊपर जब चलने लगेगा तभी हमको बाय करना है। स्टॉप लॉस होगा 95.30 का। और फिर टारगेट हो गया हमारे 116, 131, 116, 131, 143 और 200, 143 और 200, ये हमारे टारगेट होंगे। 95 का हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। और लास्ट का जो है आज का ट्रेड वो है फ्रेश ड्रॉप फ्रूट्स लिमिटेड। ये जो यहाँ दिख रहा है, ये सेम पैटर्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्टली। एक ये नीचे से रिट्रेसमेंट और उसके बाद में ऊपर चलने के लिए रही, तो ये भी उसी फॉर्मेट में है। तो यहाँ हम लोग 119 के ऊपर बाय करेंगे, टारगेट होगा हमारा 138, 150 और स्टॉप लॉस होगा 110। तो दोस्तों ये था आज का बाजार पे राय का एपिसोड, और इसमें हम लोग ने चर्चा की ग्लोबल मार्केट की और उन सारे परिस्थितियों की जिनका असर भारत पे हो रहा है या नहीं होगा, या विश्व मार्केट में क्या होने वाला है आगे चल के, इस पे भारत पे भी क्या असर होगा वो भी हमने देखा। डॉलर्स और गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, इनके चालों को भी हम लोग ने समझा। निफ्टी, बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है वो मैंने आपको बताया। और अगले हफ्ते कौन से शेयर्स हैं जिसमें आप ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं, इसकी भी हमने चर्चा की। तो यहाँ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और हमें और इस चैनल को और आगे लोगों तक पहुंचाने में हेल्प कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते बाजार पे राय के अगले एपिसोड। नमस्कार।